हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल TSP क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो उसके हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी का डिमांड है कि मैम जिस तरीके से बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय कराया गया है वैसे ही आप जो है लघु उत्तरीय भी करा दीजिए। तो देखिएगा, एग्जाम की डेट तो अभी कुछ भी आई ही नहीं है, कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है। अभी बोर्ड का फॉर्म भी नहीं फिल हुआ है। तो हालांकि देखते हुए लग रहा है कि आपका एग्जाम जब तक होगा उसके बीच में हमें लगभग 15-20 दिन का टाइम तो अभी भी मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको लघुत्तरीय प्रश्न करा दिया जा रहा है। और मेन चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है तो आप पढ़ते रहेंगे प्लस रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो इसी वजह से लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया जा रहा है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और पहले तो हम लोग का विचार यही था कि हम बहुविकल्पी और अति लघु करा दें, लेकिन बहुत सारे बच्चे बार बार बोल रहे थे लघुत्तरी भी कराइए, लघुत्तरी भी कराइए। तो इसलिए हमने लघुत्तरी को भी स्टार्ट कर दिया। आज समावेशी शिक्षा की लघु उत्तरी की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हम लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चन किया था। तो थोड़ा ये लेंदी है, इसलिए इसको हम 3-4 क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, उससे संबंधित आपकी सीरीज में सारी चीजें दे दी गई हैं, ठीक है। इस वजह से उसको कराने में समझाने में समय लगता है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। कहने का मतलब ये है कि जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं कौन। तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका आईक्यू उच्च स्तर का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य बच्चे हैं या जो औसत बच्चे हैं उनसे जो है, जो बालक कम होते हैं यानी कम बुद्धि लब्धि के होते हैं, जो सीखने में थोड़ा टाइम लगाते हैं ना, उसे कहते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। इनकी विशेषता क्या है ये हम देखेंगे। वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। वह अपने सम आयु वाले साथी यानी कि उनके जो समान एज के जो बच्चे होते हैं, जो साथी होते हैं, उनकी तुलना में जो बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं उनको धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहते हैं। जैसे समझिएगा, आपका एक क्लासरूम है और वहां पे जितने भी बच्चे हैं उनकी जो मेच्योरिटी का लेवल है, ठीक सबका सेम है। अगर उसमें वही एक बच्चा कम मेच्योर है या कम गति से सीख रहा है या सभी बच्चों से पीछे रह जा रहा है, तो वही आपका धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होंगे, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है, इनमें कम आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। यानी कि आपके जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है, ठीक। चल आगे देख लेते हैं। अब प्रश्नोत्तर नंबर 18 को देखेंगे। 2022 में पूछा हुआ है, अपंग बालकों की शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, अथवा अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि जो बच्चे अस्थिबाधित होते हैं यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको जो है देखना है, इसको हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं। अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशिष्ट सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है, ठीक। आपके जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं इनकी जो शिक्षा है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए, ठीक, अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षा का आधार है। यानी हमारे भारत में श्रवण यानी बच्चे क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं, सुन के और देख के शिक्षा को ग्रहण करते हैं ना। तो आपके जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो मतलब शिक्षा की विधि है वो बहुत तरीके से कराई जाती है, जैसे खेल विधि, ठीक है, आगमन व निगमन विधि,
ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। यानी आपके जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं, इनके लिए खेल विधि, जितनी भी आपकी शिक्षा की विधि है, शिक्षा देने की विधि है, वो सभी विधि जो है बच्चों के साथ जो है अपनाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। यानी कि बाल अपराध क्या होता है? ऐसे अपराध जो बच्चे बचपन में करते हैं, बाल ही होता है मतलब बचपन का समय है ना। तो बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या है? अब समझने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे होते हैं वो बचपन में अपराध क्यों करते हैं। वो इतनी गलतियां अलग होती हैं, जब गलती बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है, बहुत ऐसा गलती हो जाता है कि जिसको कोई माफ नहीं कर सकता है, या तो जो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो आपका बाल अपराध होता है ना। तो देखते हैं, पहला है विघटित परिवार। यानी अगर वो परिवार से सर्वगुण संपन्न नहीं है, या उसका परिवार बिल्कुल विघटित है, टूटा हुआ है, ना खाने को है ना रहने को है, तो भी बच्चे अपराध करने के लिए जो है अपराध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आर्थिक दुर्दशा, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही, यानी वो गरीबी से जूझ जूझ रहे हैं, तो भी वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं ना। निर्योग्य माता पिता, जो उनके माता पिता है वो योग्य नहीं है, इसकी वजह से भी वो क्या करते हैं कि अपराध करना शुरू कर देते हैं। उपेक्षित व्यवहार की वजह से भी, अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता की वजह से भी बच्चे अपराध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आपका ना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चार क्वेश्चन, ये एक ही प्रश्न में आपको चार क्वेश्चन पूछा है। तो एग्जाम में जो है इतना डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इस वजह से इतना लेंदी नहीं पूछा होता है। लेकिन सीरीज में इस तरह के प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि उससे संबंधित जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ डाटा है वो कवर हो जाए, है ना। कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है, निर्देशन का उद्देश्य क्या है, निर्देशन की आवश्यकता क्या है, निर्देशन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से आप सारी चीजों को कवर कर लीजिए, इसलिए सीरीज में ये दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे निर्देशन का अर्थ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिएगा, निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है। निर्देशन क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं वो निर्देशन के द्वारा समाधान दिया जाता है। ठीक। निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं होती हैं वो निर्देशन यानी गाइडेंस खुद उस समाधान को नहीं करता है, बल्कि उनको थोड़ा हिंट दिया जाता है, विधि बताई जाती है कि किस तरह से हम जो है उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो हम बालकों को विधि बताते हैं, फिर बालक उन विधियों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को वो स्वयं सुलझा सकते हैं, है ना। जैसे क्लास में कोई बच्चा है ना, उसको जो है मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सिर्फ मैथ का सोल्यूशन नहीं दे देते ना, सोल्यूशन नहीं दे देते हैं कि आप जो है उसको सॉल्व करके आप दे दीजिए। ऐसा आप नहीं करते, आप उसको हिंट करते हैं ना कि आप इस फॉर्मूले को आप यूज करिए, है ना, आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका सवाल का आंसर आएगा, या आपका सवाल इस तरह से हल हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि निर्देशन स्वयं समाधान नहीं करता है, बल्कि वह विधियां बताता है। ये आपका निर्देशन का अर्थ है। अब हम निर्देशन का उद्देश्य देख लेते हैं कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है, यानी एम्स ऑफ गाइडेंस। ठीक, निर्देशन को इंग्लिश में गाइडेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं निर्देशन का उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कम आयु के होते हैं, यानी कि विद्यालय में जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं उनकी एज कम होती है, उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है। जब छोटे बच्चे हैं, 8th तक के जो बच्चे होते हैं उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हालांकि 9-10 के बच्चे जो होते हैं उनको भी ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जीवन का अनुभव नहीं होता है, और उनका जो मस्तिष्क होता है वो अपरिपक्व होते हैं, यानी उनका जो माइंड होता है वो मेच्योर नहीं होता है। ठीक।
उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, ठीक, जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते, यानी कि उनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है कि वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इन्हीं अवसरों पे, ठीक, जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वहीं पे क्या होता है कि बच्चों को या छात्रों को गाइडेंस की आवश्यकता होती है, ठीक, गाइडेंस की आवश्यकता उन बच्चों को पड़ती है। तो यही आपके निर्देशन का उद्देश्य है कि जब बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो पाठ्यक्रम को चुनना हो, कहीं पे कोई भी समस्या आती है तो निर्देशन के द्वारा हम उन सब चीजों को सही करते हैं। यही आपके निर्देशन का उद्देश्य है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता क्या है वो हम देखेंगे। यानी नीड ऑफ गाइडेंस इन द स्कूल्स, यानी विद्यालय में जो निर्देशन या मार्गदर्शन है इसकी आवश्यकता क्या है इसको देखेंगे। तो पहला है आपका शिक्षा संबंधी आवश्यकता, ठीक, शिक्षा से संबंधी आपकी आवश्यकता क्या है उसको हम देख लेंगे। तो शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों अथवा कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख उच्चारण एवं अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि पहला जो आपका विद्यालय में निर्देशन है वो शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा संबंधी में निर्देशन की आवश्यकता क्या है? जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वो सब्जेक्ट को चूज करते हैं तब उनको दिक्कत होती, कोर्स को चुनते हैं तब उनको दिक्कत होती, कौन सी बुक लेना है, किस राइटर की बुक लेनी है ना। तो शिक्षा से संबंधित जो जो समस्याएं होती हैं उसमें जो मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है वो शिक्षा संबंधी आवश्यकता होती है। दूसरा देखते हैं व्यावसायिक आवश्यकता, ठीक, क्या है व्यावसायिक आवश्यकता, क्या है उसको हम देखेंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस बच्चों के लिए है जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, ठीक। अब हर एक इंसान, चाहे हम हो चाहे आप हो, अपने भविष्य को उज्जवल उज्जवल या अच्छा इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को जो है क्या बना सके, बिल्कुल लग्जरी बना सके, है ना। कि हम अच्छे से खाएं पिएं, अच्छे से पहने, अच्छे से रहें, अच्छे से घूमने जाएं, यही तो सबका ड्रीम होता है। तो वही कहने का मतलब है कि शिक्षा का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों का जो फ्यूचर है ना उसको सिक्योर किया जा सके। तो बच्चों के द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि बच्चों के द्वारा जो फ्यूचर में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं उनको बच्चे उसको अपना सकते हैं अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता हेतु अत्यंत आवश्यक है। यानी कि व्यवसायिक आवश्यकता में क्या होता है कि बच्चों को, ठीक, वह किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वह किस व्यवसाय में जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित उनको गाइडेंस दिया जाता है, उससे संबंधित उनको निर्देशन दिया जाता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है। तो देखिएगा, बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु अत्यंत आवश्यक है। यानी कि बच्चों को पर्सनली, ठीक, फिजिकली, साइकोलॉजिकल बिल्कुल समायोजन के लिए आपका ये जो होता है गाइडेंस ये बहुत आवश्यक है, ठीक। उनको उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत जरूरी है। यानी कि अगर उनको लाइफ में सक्सेस होना है तो उनको क्या होता है, इमोशनली सोशली क्या होता है, स्ट्रांग होना पड़ता है। इमोशनली सोशली उनको एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्शन होना जरूरी है, वो हर एक फील्ड से क्या हो, कनेक्ट हो, है ना। यही आपकी गाइडेंस की आवश्यकता है। अब हम पढ़ लेते हैं अगला पॉइंट जो पूछा था हमें, निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र। तो निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र कौन कौन सा है वो हम देख लेंगे। तो निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र जो होता है वो अत्यंत विकसित है, बहुत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक। आपका जो निर्देशन है इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे पहला क्षेत्र जो है वो हम पढ़ेंगे, समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए, यानी हर एक व्यक्ति को गाइडेंस देने के लिए। तो देखिएगा, हमारा देश कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है ना। यहाँ हम अपनी जो हमारा सरकार होता है वो लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुना जाता है।
यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। यहाँ हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जो कार्य करना है वो अपने से हर एक कार्य को कर सकता है। ठीक है, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार प्रकट करने का, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो उसका खुद का कोई विचार हो। इस प्रकार से निर्देशन देने का तथा लेने का अधिकार भी प्रति व्यक्ति को है, यानी कि गाइडेंस लेने का भी अधिकार है, गाइडेंस देने का भी अधिकार है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सेवाएं विशिष्ट, प्रतिभाशाली एवं साधारण तीनों ही प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम। दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित सेवा। ठीक, क्या है? बाल केंद्रित सेवा। तो इसको देख लेंगे। बाल केंद्रित सेवा में एक अच्छी निर्देशन सेवा हमेशा बाल केंद्रित होती है, यानी कि जो भी एक अच्छी गाइडेंस होता है, अच्छा गाइडेंस होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि जो एक अच्छा निर्देशन होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा बाल केंद्रित होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो आपका निर्देशन का कार्यक्रम होता है इसके अंतर्गत सिर्फ, ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है? मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो गाइडेंस होता है ये अधिकतर बच्चों यानी छात्र के ऊपर ही ज्यादातर इसको ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की योग्यता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। निर्देशन कर्मचारियों का चयन। तो निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो बालकों को प्रत्येक स्थिति में भली प्रकार से शिक्षित करने हेतु निर्देशन कर सके, यानी कि जो गाइडेंस के लिए जो आपके कर्मचारी का सिलेक्शन किया जाता है वह कैसे किया जाता है? निर्देशन कार्यक्रम के द्वारा युवक को या फिर व्यक्ति को इस बेस पे चुना जाता है कि वह हर एक स्थिति में, ठीक, बच्चों को भली भांति जाने, उन बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, कैसे उनको गाइडेंस करना है, उसको अच्छे से हर चीजें पता हो। ठीक, यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो, अर्थात निर्देशन व्यवस्था की विशेषज्ञ हो। यानी कि अधिकतर उन्हीं लोग को जो है गाइडेंस के लिए प्रेफर किया जाता है जो आपके इस क्षेत्र में क्या होते हैं, स्पेशल योग्यता रखते हैं, या फिर उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक, उन्होंने कोई कोर्स करके रखा होता है, उन्हीं को जो है क्या होता है इसमें सेलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। तो निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या शिक्षार्थी को ही अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक, हमारे देश में अति आवश्यक है कि यहाँ पर सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवा में शिक्षक या निर्देशन के साथ साथ छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, पांचवा जो है वो हम देख लेंगे, निर्देशन विधियों को बताना। तो निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को निर्देशन विधियां सिखाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र जैसे विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियां बनाई जाती है तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को भी जो निर्देशन की विधियां हैं वो सिखाई जाती है। हर एक प्रकार के बच्चों को अलग अलग जो है निर्देशन दी जाती है या निर्देशन विधियां दिया जाता है। विशिष्ट बच्चों के लिए अलग निर्देशन विधि है, आपके सामान्य बच्चों के लिए अलग निर्देशन विधि है। ठीक है, चलिए तो ये हमने निर्देशन के बारे में पढ़ा, अर्थ पढ़ा, क्षेत्र पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, आवश्यकता पढ़ा, है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछ रहा है बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यानी कि बालकों बालकों को अच्छा निर्देशन देने के लिए शिक्षक की जो भूमिका होती है उसको उसका उल्लेख करना है। ठीक, तो देखिए देखते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे। शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक की जो भूमिका है वो गाइडेंस में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में कराता है।
क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। कहने का मतलब ये है कि टीचर ही ऐसा होता है जो बच्चों को हर एक कंडीशन में अच्छे से स्टडी कराता है। क्यों? क्योंकि टीचर ही बच्चे के सबसे निकट होता है। माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन जो आपके टीचर होते हैं वो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, है ना? तो वो अच्छे से जानते हैं कि किन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करना है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है। यानी कि शिक्षक ही होते हैं, टीचर ही होते हैं जो छात्रों की नीड्स जो होती है, छात्रों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उनसे सारी संबंधित जो जानकारी होती है वो सबसे ज्यादा आपके टीचर ही रखते हैं। ठीक है। अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर जो होता है वो गाइडेंस में बच्चों का सबसे ज्यादा सहयोग दे सकता है। तो देखिएगा, शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य जो है, या जो शिक्षक की भूमिका है निर्देशन में, वो कौन कौन सी है, वो हम पॉइंट वाइज जो है पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला जो उनकी भूमिका है या उल्लेख जो है उसको हम देखेंगे। तो छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना, यानी कि छात्रों के साथ जो है अच्छे से उनको उनके साथ घुल मिल के पता करना कि कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को बाधित कर रही, कौन सी चीजें हैं जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, क्यों उनको वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना। उनसे जब आप बिल्कुल इंटरेक्ट होंगे तब जाके आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। दूसरा है छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी संपर्क स्थापित करना, जिससे क्या होगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है घर पे वो कैसे रहते हैं, क्या बिहेव करते हैं, किस प्रकार की मिस्टेक होती है, उन सब चीजों का भी पता लगाना है ना। अगला है छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना सिखाना। ठीक है। पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना। जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट निदेशक को भी प्रदान करना। अगला है आपका निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसर की सूची देना। फिर अगला है आपका निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। ठीक। चलिए अगला देखेंगे। समावेशी बालकों के लिए अगला प्रश्न है जो कि 2018 में पूछा गया है। समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजना एवं नीतियों के बारे में बताइए। ठीक। समावेशी बालकों के लिए जो योजना चलाई जा रही है, जो नीति चलाई जा रही है, उसके बारे में जो है चीजों को बताना है। ठीक है। तो देखेंगे समावेशी बालकों के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी योजना है वो हम देखेंगे। पहला जो है वो है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। ठीक। तो वर्तमान समय में समावेशी बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइएगा कि समावेशी बालक होते कौन से हैं। आपको हर बार आपको चाहे क्लास में पढ़ाया गया हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, कम से कम 4 से 5 बार बताया जा चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा समावेशी बालक कौन से बालक होते हैं। तो देखिएगा वर्तमान समय में जो समावेशी बालक हैं वो और जो सामान्य बच्चे हैं इनको एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, जैसे कि लंगड़े हैं, लूले हैं, एक पैर उनके खराब है, चलने में कठिनाई है, उन बच्चों को भी उपकरण दिलाकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करने पर बल दिया जा रहा है। यानी कि सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, आज के टाइम में जो हमारा शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या है कि जो आपके समावेशी बालक हैं, ठीक, या फिर जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, है ना, उन सभी को थोड़ी सी सुविधा देकर जो है साधारण बच्चों के साथ, ठीक, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है। ठीक। दूसरा योजना क्या है? विशेष उपकरणों की व्यवस्था। तो वर्तमान समय में जो बाधित बच्चे हैं उनको विशेष उपकरण देकर, जिससे वे अपनी बाधिता पर नियंत्रण रख सके, ठीक, देकर उनका सामान्य कक्षाओं में समावेशन कराया जा रहा है। यानी कि जो बाधित बच्चे हैं उनको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक, उनको थोड़ा सा उपकरण देके या थोड़ा सा उनको हेल्प करके, ठीक, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला देखिएगा बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षकों का चयन। तो समावेशी विद्यालयों के लिए बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी शिक्षकों का चयन करने का प्रयास किया जा रहा है।
शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, यानी कि समावेशी विद्यालय के लिए जो है शिक्षकों का चयन भी किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि टीचर जो है जो बच्चों की ज्यादा आवश्यकता हो, जिनको ज्यादा समस्या हो, उनको वो पर्सनली उनको ऊपर ध्यान दे सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न में पूछ रहा है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो देखते हैं, सामान्य रूप से निम्नलिखित मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला है आपका, बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होना, यानी कि सामान्य बच्चों में जो आपके समावेशी जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि का स्तर है, जो मानसिक स्तर है, वो थोड़ा सा कम होता है या फिर अधिक होता है। ठीक, अगला है, इन बालकों की रुचियों का जो स्तर होता है वो मानसिक रूप से प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ठीक, अगला है, वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के कारण इनके अनुभव भिन्न होते हैं। इन बालकों के सीखने की जो गति होती है वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इस प्रकार मानसिक रूप से भिन्न बालक जो होते हैं उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। आईक्यू का ज्ञान बौद्धिक परीक्षणों द्वारा किया जाता है। ये आपका जो है मानसिक भिन्नताएं पूछ रहा है, तो ये चीजें आपको बता दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो आपका पूछ रहा है, 2018 में पूछा हुआ है कि लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। ठीक, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं, इसको देखना है। तो लेखन अयोग्यता से तात्पर्य उस असमर्थता से है जो लिखने से संबंधित होता है। यानी लेखन अयोग्यता से ही समझ में आ रहा है कि जो लिखने में योग्य नहीं है, यानी कि लिखने में असमर्थ है, तो वही आपका लेखन अयोग्यता होता है, यानी लिखने से संबंधित होता है। लेखन अयोग्यता से तात्पर्य उस असमर्थता से है जो लिखने से संबंधित होता है। ठीक, जो आपके दृष्टिबाधित बच्चों होते हैं उसमें उनमें क्या होता है, लेखन अयोग्यता होती है, यानी वो लिख नहीं पाते हैं, वो लिखने के योग्य नहीं होते हैं। उन्हें लिखने के लिए कोई ना कोई सहायक की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आपके दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए कुछ ना कुछ सहायक चीजों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे शब्दों के स्वरूप का पहचान नहीं पाते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शब्दों का जो स्वरूप होता है, जो शब्द होते हैं, उनको वो पहचान नहीं पाते हैं और वो गलत शब्द लिख देते हैं, है ना। इस प्रकार की बाधिता में दो प्रकार की बाधिताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। आपके जो ये लेखन अयोग्यता है या जो बाधिता है, ये दो प्रकार की बाधिता अक्सर देखने को मिलती है। पहला है आपका डिसलेक्सिया और दूसरा है आपका डिस्कैल्कुलिया। ये भी आपका सीटेट पे पूछता है, ये भी आपका सीटेट पे पूछता है। दोनों क्वेश्चन 2 नंबर के सीटेट में बनते हैं और 2 नंबर का आपका यहाँ से बहुविकल्पी से बनता है आपके समावेशी शिक्षा में, बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो देखिएगा डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, और डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि आपको गिनने से संबंधित होता है। ठीक है, तो यह बाध्यता लेखन तथा पठन दोनों से संबंधित होती है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को जो मांसपेशियां कमजोरी के कारण लिखने में असमर्थ हैं उन्हें इसका अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक स्तर से, यानी बेसिक लेवल पे जब बच्चे लिखने में कमजोर होते हैं या जब उनकी मांसपेशियां कमजोरी होती है या मांसपेशियां कमजोर होने के कारण जब वो लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो भी उनका अभ्यास करा के हम उनके लेखन अयोग्यता को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो भी आपका 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न में पूछ रहा है शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं, उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। यानी शैक्षिक समावेशन से आपका आशय क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे, शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया में उन समस्त तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। यानी कि आपका जो शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया है वह उन बच्चों के लिए होता है जो विशिष्ट प्रकार के बच्चे होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुण से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो मानसिक रूप से असक्षम होते हैं या जो शारीरिक रूप से होते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, उन बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन अपनाया जाता है। लेकिन यह शिक्षा जो होती है वो सामान्य बालकों के लिए नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेंगे कि आपके जो शैक्षिक समावेशन है उसका उद्देश्य क्या है, देख लेंगे। पहला उद्देश्य ये है
कि शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी कार्य क्षमताओं एवं प्रतिभाओं के विकास का समान अवसर देना है। ठीक है। शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को उनकी जो कार्य क्षमता है या जो प्रतिभा है, विकास के लिए समान अवसर देना है। दूसरा उद्देश्य क्या है? शैक्षिक समावेशन बाधित बच्चों को केवल आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से ही तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य समान बच्चों के लिए तैयार होने से भी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी 2018 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। तो निर्देशन के सिद्धांत बताना है। तो पहला सिद्धांत तो यही है कि उद्देश्यों का निरूपण करना, यानी कि निर्देशन देने से पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक होता है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन दिया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का निरूपण करना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पहला उद्देश्य ये पहला सिद्धांत ये है कि हमें जहां पे निर्देशन देना है, ठीक, निर्देशन देने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस छात्र को या उस व्यक्ति को किस प्रकार का निर्देशन देना है, यानी उसकी समस्या क्या है ना। यही तो आपका उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि उसको किस प्रकार की समस्या है। तो सबसे पहले यही होता है सिद्धांत कि उद्देश्यों का निरूपण करना, यानी निर्देशन देने से पहले यह ज्ञात होना जरूरी है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन दिया जा रहा है। ठीक, इसके लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का निरूपण करना आवश्यक होता है। आई बात समझ में? चलिए अगला देख लेंगे। अनुकूल अनुभवों का प्रावधान करना, यानी निर्देशन देने के लिए उसकी समस्याओं से मिलते जुलते जो अनुभव होते हैं उनका प्रावधान करना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं अनुभवों की रोशनी में समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला जो आपका सिद्धांत है वो है योग्यताओं का विकास करना। तो क्या है देखेंगे, निर्देशन को समस्या का समाधान करने के लिए उस व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे वह बनी बिना किसी दबाव के उस परिस्थिति को समझ सके। ठीक। अगला देखेंगे, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। 2018 में पूछा है कि परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है और परामर्श का क्षेत्र बताइए। तो देखते हैं परामर्श की आवश्यकता और क्षेत्र क्या है। तो परामर्श में शिक्षण के समान निर्णय नहीं लिया जाता है, ये है। अगला है, परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। ठीक है। अगला है, परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव तथा सहायता के स्वयं ही करने में समर्थ नहीं होता है। समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सुझावों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सुझावों को ही परामर्श कहते हैं। ठीक। अगला है, परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है। ठीक। अगला देख लेंगे, परामर्श द्वारा प्रार्थी को अपनी सेवाओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सके तथा जिसके फलस्वरूप उसे सफलता एवं संतोष प्राप्त हो सके। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आपको जो इजी लगे आप वो 3-4 पॉइंट याद कर सकते हैं। अगला है, परामर्श एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वयं निर्णय लेकर सीखता है। ठीक। अगला है आपका, परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। इसमें प्रार्थी के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का संकलन करके संबंधित अनुभवों पर बल दिया जाता है। ठीक। अगला है आपका, परामर्श प्रार्थी को सामाजिक उत्तरदायित्वों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता करना, उन्हें साहस देना, जिससे उसमें हीन भावना ना विकसित हो। अगला है आपका, परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी का उत्तरदायित्व स्वयं को समझना तथा उस मार्ग को सुनिश्चित करना जिस ओर से उसे अग्रसर होना है। परामर्श से सावधान के लिए आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, परामर्श प्रार्थी को सामाजिक उत्तरदायित्वों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता करना, उसे साहस देना, उसे हीन भावना न विकसित होना। यानी परामर्श जो होता है, परामर्श जो दाता होता है, उसका मुख्य यही होता है कि जो उससे परामर्श लेने आए वो उसके ऊपर भरोसा कर सके। ठीक है।
परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी को यह विश्वास दिला सके कि वह जो कुछ भी चीजें उसके साथ समस्याएं हैं वह उसको सारी चीजें शेयर कर सके, है ना। चलिए 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में पूछ रहा है कि शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। यानी शारीरिक अक्षमता क्या है या विकलांगता क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो देखिएगा, शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग ठीक प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता है। यानी कि शारीरिक अक्षमता या विकलांगता क्या होता है कि ये आपका शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति का जो शरीर है उसका कोई भी पार्ट अगर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो वही आपका क्या होता है, शारीरिक अक्षमता होता है। जैसे यह चीजें आंख में, कान में, नाक में, पैर आदि कोई भी हो सकता है। इस प्रकार की अक्षमता में लूले, लंगड़े, बधिर, मूक बधिर आदि बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। यह व्यक्ति अपनी शारीरिक अंगों में कमी के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक, जैसे सॉरी मानसिक नहीं होगा, सिर्फ शारीरिक अंगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपके जो अक्षम होते हैं, जैसे पैर की खराबी है ना, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये बच्चे आपके शारीरिक जो है अक्षमता में शामिल है। और यह व्यक्ति अपने इन अंगों की कमी के कारण बहुत सारे अवसरों से वो वंचित रह जाता है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिएगा, ब्रेल लेखन की प्रक्रिया क्या है। ब्रेल लेखन को किसने किया था, तो लुईस जी ने किया था, आप सभी को पता होगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि होती है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। इन्हीं 6 बिंदुओं की सहायता से दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक, इसे पढ़ने या लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इन बिंदुओं को स्पर्श करके, छू करके पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसके लिए आंखों की आवश्यकता तो होती नहीं है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं ना, जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, उसी के लिए ये ब्रेल लिपि होता है। इसमें क्या होता है, आपके 6 बिंदु होते हैं, उन्हीं 6 बिंदुओं की सहायता से अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। इन 6 बिंदुओं को स्पर्श करके पढ़ते हैं बच्चे, छू के पढ़ते हैं। ठीक, इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत तैयार किए गए हैं। यानी कि आपके इन्हीं 6 बिंदुओं की सहायता से हर एक कंट्री में, ठीक, विश्व में समझ लीजिए, सभी जो भाषा है, वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, इन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जाती है। यानी कि आपकी जो ये 6 बिंदु है, इसी को आधार मान के हर एक भाषा जो है दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया या सिखाया जाता है। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर लेखन पाटी यानी ब्रेल स्लेट तथा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। तो लेखन पाटी यानी जो ब्रेल स्लेट होता है पर लिखते समय स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरे दूसरी ओर उभर कर आते हैं। यानी कि आपका स्लेट होता है, एक स्टाइल्स पेन की टाइप का होता है, उसी में वो बिंदु उभार उभार कर उन्हें जो है लिखा जाता है। ठीक, ये पहले प्रैक्टिस कराया जाता है। अतः लेखन पाटी पर दाएं से बाएं लिखना पड़ता है। यानी क्या होता है कि दाएं से बाएं लिखते हैं। लेखन पाटी पर कागज की दोनों ओर लिखा जाता है। जिस प्रकार से हम दोनों ओर लिखते हैं वैसे उस पे भी दोनों ओर लिखा जाता है। दूसरी ओर लिखते समय दो पंक्तियों के बीच नई ब्रेल पंक्ति लिखी होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि पाटी पर स्टाइल से लिखते समय एक पूर्ण अक्षर के लिए अपेक्षित बिंदु संयोगों को ही एक प्रकोष्ठ में किंतु बार में एक बिंदु को दबाया जाता है, जबकि ब्रेल लेख मशीनों पर उसी अक्षर हेतु संपूर्ण अपेक्षित बिंदु संयोग जैसे र हेतु 1 2 3 तथा 5 संख्या के समस्त बिंदुओं को एक साथ दबाया जाता है। अब चीजों को समझिएगा कैसे, चीजों को समझिएगा कैसे, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेल सेट होता है ना, उसी पे स्टाइल्स के द्वारा उनको सिखाया जाता है बिंदु उभार उभार के लिखना। ठीक, और उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको र लिखना है,
तो र लिखना है तो शायद उसमें सिंबल के द्वारा कि अगर आपको ए लिखना है तो 2 बिंदु इस प्रकार से बनाइए, 3 बिंदु इस प्रकार से बनाइए। तो इस प्रकार से आपकी ब्रेल लिपि लिखी जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या होती है उसको हम देखेंगे, यानी पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, पॉइंट वाइज हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षक तथा मुख्य शिक्षक को अपने ज्ञान को नवीनीकरण करने की मदद मिलती है। यानी पर्यवेक्षण के द्वारा क्या होता है, जो टीचर होते हैं या जो मेन टीचर होते हैं उनके अपने ज्ञान को और नवीन बनाने की जो है वो सहायता मिलता है। ठीक, अगला है, कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों को कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए मार्गनिर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। यानी कुछ टीचर होते हैं या कुछ मुख्य अध्यापक होते हैं, उनको जो है कुछ एक्टिविटीज, ठीक, कुछ कराना चाहते हैं, उसमें उनको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो पर्यवेक्षण क्या करता है, उन चीजों को उनमें मदद करता है। ठीक, अगला है, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए आवश्यक है। पर्यवेक्षण को समझिएगा, पर्यवेक्षण होते कैसे हैं, जैसे आप स्कूल में होते हैं तो आपको टीचर गाइडेंस करता है, टीचर जांच करता है ना, उसी प्रकार से टीचर्स के लिए जो जांच होती है, ठीक, और स्कूल का जो चेकअप होता है, यानी स्कूल का जो रूटीन होता है, स्कूल का जो जांच किया जाता है, वो जो करता है वही आपका पर्यवेक्षण कहलाता है। एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे पर्यवेक्षक होते हैं ना, जो सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं कि पेपर सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉपी बटी कि नहीं बटी, पेपर तो नहीं लीक हो गया या पेपर खुला तो नहीं है। तो वही पर्यवेक्षण होता है। ठीक है, अगला है आपका, पर्यवेक्षण विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। अगला है, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। यानी विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनकी कार्य की जो कुशलता है उसको और अच्छा बनाने के लिए आपका पर्यवेक्षण जरूरी होता है। जैसे कि समझिएगा, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपके ऊपर ना कोई टेस्ट किया जाए, ना आपकी कोई जांच की जाए, तो क्या होगा, आपका ना कोई विकास हो पाएगा, ना आपके अंदर कोई कुशलता या कोई अच्छी चीजें बढ़ पाएंगी, है ना। तो क्या होता है, समय समय पे आपका मूल्यांकन होता है, टेस्ट होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो कार्य कुशलता, आपका जो पढ़ाई है, आपका जो शिक्षा है वो और विकसित होता है। तो उसी प्रकार से टीचर्स का भी यही प्रोसेस है, उनकी जो उनका जो होता है, यानी वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनके विद्यालय का क्या सिस्टम है, सब चीजों का जो पर्यवेक्षण के द्वारा जांच किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि स्कूल की जो सिस्टम है वो और अच्छा चल सके, टीचर भी और अच्छे से शिक्षा को मतलब बच्चों तक पहुंचा सके, उनको नवीन चीजों का ज्ञान हो सके, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, 2018 में पूछा हुआ है, अस्थि बालकों की समस्याएं बताइए तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अस्थि बच्चों की समस्याएं देख लेते हैं। अस्थि यानी कि जो जिनको समस्याएं होती है पैरों में, घुटनों में, मतलब जिनको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो देखिएगा, अस्थियों की विकृति के कारण यानी हड्डियों की विकृति के कारण बच्चे क्या होते हैं, सामान्य रूप से उनको चलने फिरने में कठिनाई होती है। यही समस्याएं है ना, जब अस्थिबाधित बच्चे होंगे तो उन्हें चलने फिरने में क्या होगा, कठिनाई होगा। पैरों से लाचार विकृति वाले बच्चों के लिए ऊंचे फर्नीचर पर बैठाना कठिन होता है। यानी कि जो बच्चे पैर से बहुत लाचार होते हैं, उनके पैरों में कुछ ना कुछ चोट के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण उनके पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको किसी ऊंचे फर्नीचर पर बैठना उनके लिए कठिन होता है। जीना चढ़ने में कठिनाई होती है, यानी जो आपकी सीढ़ी होती है उस पे वो नहीं चढ़ पाते हैं सही से। लिखने में भी कठिनाई होती है, पीछे से दिखाई देने में कठिनाई होती है। यानी अस्थिबाधित बच्चों की ये समस्याएं होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उसको हम देखेंगे। तो पहला है, अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि अस्थिबाधित बच्चों के लिए अलग और कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए। विशेष कक्षा का प्रबंध होना चाहिए, इनके लिए स्पेशल क्लासेस होने चाहिए। उपचार सुविधाओं की व्यवस्था हो, यानी कि वहां पे जहाँ शिक्षा दी जा रही है वहां पे ट्रीटमेंट की भी सुविधा होनी चाहिए, कब उनको कैसी प्रॉब्लम आ जाए इसलिए। प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, यानी आपके ट्रेन्ड
टीचर होने चाहिए, है ना। अस्थि के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना चाहिए। आपके जो अस्थि बच्चे होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो उनके अनुकूल होना चाहिए, है ना। ज्यादा ब्रॉड सिलेबस ना हो, जिस प्रकार के बच्चे हैं उसी प्रकार से सिलेबस होना चाहिए। विद्यालयों का प्रबंध होना चाहिए। अगला है कक्षा कक्ष तथा फर्नीचर की व्यवस्था अस्थि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेंगे। 2019 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि निर्देशन और आपके परामर्श में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनके अर्थ में क्या डिफरेंस है। ठीक, अर्थ में अंतर क्या है। तो निर्देशन परामर्श के अर्थ में अंतर है। सबसे पहले निर्देशन देखेंगे। तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, आवश्यकताओं, साधनों तथा अपनी कमी को समझने तथा उसी के अनुकूल अपने आप को भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद की जाती है। ठीक है, जिससे व्यक्ति समाज में समायोजित हो सके। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की जो साधन है, व्यक्ति का जो कमी है, उसको समझाने के लिए और उसके भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए जो है निर्देशन के द्वारा मदद की जाती है। और निर्देशन क्या होता है आपका, ग्रुप में भी दे सकते हैं, है ना। और जबकि परामर्श क्या होता है, परामर्श को समझिएगा। परामर्श आपका दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है, यानी परामर्श दो व्यक्तियों के बीच में होता है आमने सामने, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति यानी अर्थात परामर्शदाता, यानी एक व्यक्ति आपका परामर्शदाता होगा यानी परामर्श देने वाला, और दूसरा जो है व्यक्ति वो परामर्श ग्राही होगा, यानी जिसको समस्या है, जिसको परामर्श लेना है। तो अर्थात परामर्शदाता अपनी विशिष्ट योग्यता की सहायता से दूसरे को अपना वर्तमान एवं संभावित भविष्य को समझने में मदद करता है। ठीक, दूसरा जो अंतर है वो है स्वरूप में अंतर। निर्देशन जो होता है वो स्वरूप, उसका जो स्वरूप है वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। ठीक, लेकिन जो आपका परामर्श है ना, वो उसका जो स्वरूप है वो सक्रिय है। तीसरा जो है आपका, उसके उद्देश्य में जो अंतर है वो हम देखेंगे। इसका जो उद्देश्य में अंतर है वो हम देखेंगे। तो निर्देशन का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने तथा अपनी समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय करने और स्वतंत्र रूप से लाभकारी जीवन बिताना है। जबकि परामर्श का उद्देश्य न केवल सलाह देना है बल्कि व्यवहारिक रूप से सहायता करना है। कहने का मतलब यह है कि निर्देशन का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को आप समझाइए उसकी क्षमता क्या है, उसका उपयोग क्या है। ठीक, वह अपनी क्षमता को किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, वह अपनी समस्या को किस प्रकार से स्वयं उस समस्या का समाधान कर सकता है, ये आपका निर्देशन होता है। जबकि परामर्श का क्या होता है कि उद्देश्य भी, मतलब कि परामर्श में सलाह देता है, फिर बाद में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो परामर्श ले रहा है उसे व्यवहारिक रूप से उसका सहायता करना, ये आपका परामर्श होता है। अब देखिएगा कार्य क्षेत्र में अंतर क्या होता है। जो निर्देशन होता है इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ठीक, लेकिन आपका जो परामर्श होता है इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ना वो विस्तृत होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे आपके प्रकार में क्या अंतर है। तो देखिएगा, निर्देशन जो होते हैं वो मुख्य प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व निर्देशन होता है, शैक्षिक निर्देशन होता है और आपका व्यवसायिक निर्देशन होता है। मुख्य रूप से तीन निर्देशन होते हैं। जबकि आपका जो परामर्श है उसका जो प्रकार है वो है आपका निर्देशात्मक परामर्श, और दूसरा है आपका अनिर्देशात्मक परामर्श, और तीसरा है आपका ग्रहणशील परामर्श। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रविधियों तथा परीक्षणों में अंतर क्या होता है। तो निर्देशन में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग होता है जिससे किसी व्यक्ति की समस्या से संबंधित सूचनाओं को हासिल करना आवश्यक होता है। जबकि परामर्श में क्या होता है, सभी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका अंतर है। ठीक, इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2019 में पूछा हुआ है। सृजनात्मकता बालकों का अर्थ एवं विशेषता बताइए, यानी कि आपके जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनका अर्थ क्या है और विशेषता क्या है उसको हम देखेंगे। तो सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता पाई जाती है, यानी इनके अंदर क्या होता है, रचनात्मक कार्य पाए जाते हैं, बहुत नई चीजें पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ नया बनाने की होड़ होती है, ये कुछ न कुछ सबसे हट की चीजें करते हैं।
इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो सृजनात्मक बालकों में मौलिकता या नवीनता पाई जाती है। सृजनात्मक बालक उपयोगी कार्य करते हैं। इनके जो कार्य होते हैं उनको मान्यता मिलती है। सृजनात्मक जो बालक होते हैं ना, इनकी जो प्रतिभा होती है इसका विकास होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, ये 2019 में पूछा हुआ है कि श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार देख लेंगे, जो कि है आपके कम बाधित बच्चे, मंद बाधित बच्चे, गंभीर बाधित बच्चे और आपके पूर्ण गहन बाधित बच्चे। ठीक, तो इनकी जो सुनने की क्षमता है वो हम देख लेते हैं। तो कम बाधित बच्चे जो होते हैं वो 35 से 51 डेसिबल तक। ठीक, मंद बाधित बच्चे जो होते हैं 55 से 69 डेसिबल तक। आपके जो गंभीर बाधित बच्चे होते हैं 70 से 89 डेसिबल तक। और आपके जो पूर्ण गहन बाधित बच्चे होते हैं वो 90 से 100 डेसिबल तक। ठीक, अब हम आपके श्रवण क्षति युक्त बच्चों की पहचान कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। सबसे पहला जो है पहचान का पॉइंट वो है, श्रवण बाधित बालक गतिविधियों तथा कार्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं तथा ध्वनि पर ध्यान नहीं दे पाते। यानी आपके जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो गतिविधियों और कार्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं, लेकिन वो ध्वनि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। शिक्षक के होठों की गतिविधि तथा हाव भाव पर ध्यान देते हैं। जब टीचर क्लास से पढ़ाता है तो बच्चे उनके एक्टिविटीज से, होठों की जो गतिविधि होती है ना, उनके हाव भाव होते हैं उनके ऊपर वो बहुत ध्यान देते हैं। अगला है, एक तरफ सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं। एक तरफ क्या करते हैं, ऐसे सर को झुकाकर फिर सुनने का प्रयास करते हैं। व्यवहार में एकाग्रता तथा निरंतरता निरंतरता नहीं होती है। ये क्या होते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल निरंतर नहीं हो पाते हैं। अगला है, शिक्षक से प्रश्न को बार बार दोहराने के लिए कहते हैं। जब वो सुन नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है बार बार बोलेंगे कि सर रिपीट करिए। समान ध्वनि के शब्दों में उन्हें अक्सर भ्रम होता है। जो समान प्रकार के ध्वनि होते हैं उनको अक्सर वहां पे कंफ्यूजन होता है। कक्षा में ध्वनि के स्रोत नहीं जान पाते हैं। शब्दों के सही उच्चारण में भी उन्हें कठिनाई होती है। अधिक जोर से बोलते हैं। शाब्दिक निर्देशनों को समझते तथा उनका अनुसरण करने भी उनमें कठिनाई होती है। बिना जानकारी के भी कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। अगला है, बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में निरर्थक बोल पड़ते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। 2019 में पूछा हुआ है कि आपके जो अपराधी बालक होते हैं उनकी जो उपचार है, उनकी विधियां हैं, उन पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले जो है आपके अपराधी बालकों की उपचार विधि देख लेते हैं, उपचार की विधि। तो पहला है आपका मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक, इसमें क्या है वो हम देखेंगे। तो इस विधि में मनोविश्लेषक द्वारा अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके दमित संवेगों और इच्छाओं को का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात वह इनका विश्लेषण करके बालक द्वारा किए गए अपराधों को जानने का प्रयास करता है। यानी कि जो बच्चे बचपन में जो आपके करते हैं अपराध, उनको दूर करने के लिए, है ना, उनको कैसे दूर करना है। ठीक है, यानी जो आपके अपराधी बालक होते हैं उनका कैसे उपचार करना है, कि उनको समझाया जा सके कि उनको अब ये नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा। तो उसके लिए जो सबसे पहली विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपके विशेषज्ञ होते हैं वो बच्चे के मन को पढ़ते हैं, फिर उनकी जो इच्छा होती है, बच्चों का जो इच्छा है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब चीजों को वो जानने का प्रयास करते हैं कि बालक के द्वारा कौन कौन से जो है आपके अपराध किए गए हैं। ठीक, चलिए दूसरा देख लेंगे, मनोअभिनय यानी साइकोड्रामा। तो इस विधि में आपका क्या होता है कि बाल अपराधी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि मनोअभिनय में सब इसे यानी सब साइकोलॉजिकल से ही संबंधित है। मनोअभिनय में क्या होता है ना कि बच्चों को बोला जाता है, जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने मन से, ठीक, आप कोई भी ड्रामा प्ले कर सकते हैं। तो जब अभिनय करते समय, ठीक, जो बच्चे होते हैं उनके जो संवेग होते हैं, उनके जो इमोशन होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनका जो मेंटली संघर्ष होता है, वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जो आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं इन चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो मानसिक शांति प्राप्त करने के बाद उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। कहने का मतलब ये है, साइकोड्रामा यानी कि जो बच्चे बाल अपराधी वाले होते हैं उनको अभिनय करने का अवसर दिया जाता है, जिससे वो अपने विचार को, संवेग को, उनका जो मानसिक संघर्ष है उसको
अच्छे से व्यक्त करता है। उसके बाद जब वो हर चीजों को व्यक्त कर देता है तो उसका जो मानसिक शांति है उसको प्राप्त करने के लिए जो उसका बिहेवियर है उसको बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तीसरा है आपका खेल विधि। तो खेल विधि में क्या किया जाता है कि खेल द्वारा चिकित्सा देने के लिए बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर दिया जाता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती है। ठीक, ये तो आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब हम दूसरी विधि देखेंगे जो कि है वैधानिक विधियां। तो वैधानिक विधियां में पहली विधि है कारावास। तो यह परंपरागत उपचार है, यह हमेशा से उपचार किया जाता है। इसमें केवल एक लाभ होता है कि बालक की जैसी जैसे बंदी की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। यानी बाल अपराध में जब कोई अपराध करता है ना तो उसको वहां किशोर बंदी गृह में भेजा जाता है। वहां पे क्या होता है कि उनको उपचार किया जाता है, उनको सुधार के लिए भेजा जाता है ना। दूसरा है आपका किशोर न्यायालय। इसमें क्या होता है, जब कोई बालक अपराधी अपराध करता है तो उसे किशोर न्यायालय में भेज दिया जाता है। इस न्यायालय का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होता है और उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है तथा उसे सुधार अधिकारी के पास सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तीसरा है आपका प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण वह युक्ति है जिसमें बालक अपराधी को न्यायालय से दंड मिलने पर भी उसे जेल न भेजकर समाज में ही रहने की आज्ञा मिल जाती है तथा बालकों को अपना सुधार करने का अवसर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बाल अपराधी को कोर्ट से दंड मिलने पर भी क्या होता है, उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे जो है समाज में ही रहने का अवसर दे दिया जाता है और अपने आप से सुधारने का उसको मौका दे दिया जाता है। अगला है आपका किशोर बंदी गृह। कि किशोर बंदी गृह में क्या होता है, यह बंदी गृह वास्तव में सुधार संस्थाएं होती हैं। इनके बंदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की स्वतंत्रता होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है किशोर बंदी गृह में, यानी यहाँ पे इनको रखा जाता है लेकिन इनको क्या होता है कि इनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे वहां पे इनको मिलने की आजादी होती है। अगला है आपका किशोर सुधार गृह। तो ये एक प्रकार के औद्योगिक विद्यालय होते हैं जहां बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के जो सुधार गृह है ना वो आपके लखनऊ में है, बरेली में है, पूना में है, सतारा में है, नासिक में है, सोलापुर में है और धारवाड़ में है। ठीक, अगला जो है वो है आपका बोस्टल संस्था। ये जो संस्थाएं होती है ना वो बंदी गृह और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच की संस्थाएं होती हैं। 15 से 20 वर्ष की आयु तक के जो अपराधी होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। ये बाल अपराधियों को सुधारते हैं, यानी कि आपके जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनको दो रूप से सुधारा जाता है। आपका पहला जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, दूसरा आपका वैधानिक विधि है। इन सब के द्वारा बच्चों को सुधारने की कोशिश की जाती है। तो देखिएगा आपका ये जो प्रश्न उत्तर नंबर 36 है ना, यहाँ से जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। नहीं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। 2 क्लास हो चुकी है, आपकी 2 क्लास और करा दिया जाएगा तो आपका ये लघुत्तरी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। हम अपनी पूरा कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा सके। जहाँ पे जरूरी होता है वहां पे समझा दिया जाता है। तो अभी टाइम है ही, ज्यादा टाइम अभी कह सकते हैं कि अभी आपके पास 10 से 15 दिन है क्योंकि अभी बोर्ड का फॉर्म भी नहीं फिल हुआ है। जहां तक कि 2-3 दिन में आपका बोर्ड का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, आपको सारे कंटेंट दे दिए जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पढ़ना है या फिर ये पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको सेम चीजें पढ़ाएंगे। जो समस्याएं हैं आप कमेंट के थ्रू हमसे बता सकते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ही सभी के डिमांड पे ही हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारी मेहनत के लिए रोज की तरह एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में फिर। थैंक यू।